नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं कृति पेश करती हूं अब तक के मुख्य समाचार। हरदा का छात्र नमन करेगा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में जिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ चयन। देखना ना भूले हरदा जिले के छात्र नमन राजपूत के साथ विशेष चर्चा हरदा की बात में। आज के मुख्य समाचार के बाद पेरिस ओलंपिक में भारतीय उम्मीद को तगड़ा झटका। फाइनल मुकाबले के पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट अमान्य घोषित। अब फाइनल में उतरेगी विनेश से हारने वाली क्यूबा की पहलवान। नाग पंचमी पर उज्जैन में भगवान नागचंद्रेश्वर के 24 घंटे होंगे दर्शन। विशेष तैयारी शुरू। हरदा पुलिस ने 72 घंटे में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। पत्नी का प्रेमी निकला हत्यारा। हरदा जिले को मिली बड़ी सौगात। शहीद इलाब सिंह उदहर सिंह सिंचाई परियोजना की निविदा हुई स्वीकृत। हॉकी से गोल्ड की उम्मीद ध्वस्त। जर्मनी से हार भारतीय हॉकी टीम अब ब्रॉन्ज के लिए भिड़ेगी स्पेन से। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी को जोर का झटका। सरकार नहीं देगी कोरोना काल का 18 महीने का DA एरियर। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार मनाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा द्वारका की तरह होगा उत्सव। रिश्वतखोर ASI आया लोकायुक्त के शिकंजे में। 30,000 रुपये के साथ रंगे हाथों पकड़ाया। हरदा कलेक्टर के निर्देश। स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों का स्कूल में कराए प्रवेश। कोई भी बच्चा ना छूटे। इंदौर में नकाबपोशों ने किया छात्र का किडनैप, मारपीट कर छोड़ा। पुलिस ने पकड़ा तो कहा हम तो प्रैंक कर रहे थे। अब खबरें विस्तार से। पेरिस से बुधवार को आई खबर ने कई हजार किलोमीटर दूर बैठे भारतीयों का दिल तोड़ दिया। भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम के फाइनल में पहुंचकर गोल्ड या सिल्वर मेडल पक्का कर दिया था। इस बीच खबर आई कि बुधवार सुबह स्वर्ण पदक के लिए होने वाले मैच से पहले वजन के दौरान उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। ऐसे में वह फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई। फाइनल में विनेश फोगाट की टक्कर US की सारा एन हिल्डेब्रांड से होनी थी, लेकिन विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद अब महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम के फाइनल में US की सारा एन हिल्डेब्रांड का सामना क्यूबा की पहलवान यूस्लेनिस गुजुमैन लोपेज से होगी। पेरिस ओलंपिक आयोजित समिति के एक बयान ने कहा, विनेश दूसरे दिन कराए गए वजन में अयोग पाई गई। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के नियम की धारा 11 के अनुसार भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट की जगह उस महिला पहलवान को दी जाएगी जिसे उसने सेमीफाइनल में हराया था। इसी वजह से क्यूबा यूस्लेनिस गुजुमैन लोपेज को फाइनल खेलने का मौका दिया गया है। वहीं जापान की यूई सुसाकी और यूक्रेन की ओक्साना लिवाज के बीच ब्रॉन्ज पदक के लिए मुकाबला होगा। आगामी 9 अगस्त को देश भर में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर्व को लेकर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नाग पंचमी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि महाकाल मंदिर के ऊपर बने नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इसको लेकर उज्जैन में विशेष तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक नाग पंचमी के दिन दर्शनार्थियों की लाइन कर्कराज पार्किंग से शुरू होगी। कर्कराज पार्किंग से गंगा गार्डन, चारधाम मंदिर तक बैरिकेटिंग का काम शुरू हो गया है। चारधाम मंदिर के सामने जूता स्टैंड, खोया पाया केंद्र तथा लड्डू प्रसाद विक्रय के लिए शेड बनाया जा रहा है। नाग पंचमी पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 1 साल बाद 8 अगस्त की रात 12 बजे खुलेंगे। पूजा अर्चना के बाद रात करीब 12:40 पर आम दर्शन का सिलसिला शुरू होगा, जो 9 अगस्त की रात 12 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि देश भर से करीब 5 लाख भक्त भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचेंगे। उसी के अनुसार सुविधा के इंतजाम जुटाए जा रहे हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यकारी समिति के निर्देश पर जिले भर में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जिला हरदा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, 13 से 15 अगस्त के बीच प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क करने, महापुरुषों की प्रतिमाओं एवं स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाने और वीर सपूतों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के स्मृति दिवस के रूप में संगोष्ठी एवं सम्मेलन
आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रीय त्योहार को भव्यता प्रदान करने हेतु घर घर जाकर तिरंगा यात्रा एवं प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने के लिए जनमानस के बीच संपर्क स्थापित करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने की। हर घर में तिरंगा झंडा हमारा पहुँचे, चाहे वो महल हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे कार्यालय हो, हर घर में तिरंगा लगे। उसको लेकर हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे। हरदा जिले में लगभग 1 वर्ष पूर्व घोषित शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई परियोजना का जल्द काम शुरू होने का मार्ग साफ हो गया है। लगभग 720 करोड़ की लागत की शहीद इलाप सिंह परियोजना के अंतर्गत हरदा जिले के 118 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। इसमें हरदा जिले के हंडिया तहसील के 68, खिरकिया के 25, टिमरनी के 21 और हरदा जिले के 4 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के साकार होने के बाद हरदा जिला मध्य प्रदेश का 100% सिंचित जिले के रूप में जाना जाएगा। उल्लेखनीय है कि शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए पूर्व विधायक और मंत्री कमल पटेल ने विशेष प्रयास किए थे। बुधवार को चर्चा के दौरान पूर्व विधायक ने बताया कि शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई परियोजना के टेंडर फाइनल हो गए हैं। हरदा जिला 100% सिंचित होकर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। शहीद इलाप सिंह जो हमारे हरदा जिले का पहला शहीद हुआ, उसके नाम से मैंने शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई योजना बनवाई जब मैं कृषि मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। और 3 महीने में हमने सर्वे कराकर 118 गांव हरदा जिले के, जिसमें हंडिया तहसील के 68 गांव, खिड़किया तहसील के 25 गांव, हरदा तहसील के 4 गांव और 21 गांव टिमरनी तहसील के, चारों तहसील के 118 गांव जो तवा डैम से वंचित थे यानी असिंचित आउट कमांड एरिया था, जहाँ सिंचाई नहीं थी, और विशेष करके आदिवासी एरिया है, गरीब किसान, छोटे किसान हैं, सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और ये शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई योजना 720 करोड़ की हमने बनाई, जिसकी हमने कैबिनेट में स्वीकृति दिलाई। विगत रविवार शाम को हरदा के नजदीकी ग्राम डगामा नीमा के पास इंदौर बैतूल नागपुर हाईवे और खेत के बीच से बरामद मृतक सतीश कुशवाहा के अंधे कत्ल की गुत्थी हरदा पुलिस ने 72 घंटों में सुलझाने में सफलता हासिल की है। बुधवार शाम को आयोजित प्रेस वार्ता में हरदा पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक सतीश की हत्या उसकी पत्नी के प्रेमी ने की थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कृपाल मेवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सतीश कुशवाहा की हत्या शराब पिलाकर और पत्थर से हमला करके की थी। पुलिस अधीक्षक चौकसे ने बताया कि मृतक सतीश कुशवाहा की पत्नी के संबंध आष्टा निवासी कृपाल मेवाड़ा के साथ थे, जिसकी जानकारी मृतक सतीश को हो गई थी। इसी बात को लेकर हत्यारा कृपाल मेवाड़ा आशंकित था कि सतीश उसके साथ कोई घटना करित कर सकता है। इसी दौरान उसने विगत 1 अगस्त को मृतक सतीश को नर्मदा स्नान की बात कहकर बुलाया और शराब पिलाकर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक चौकसे ने आगे बताया कि शव की पहचान के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी और एक विशेष टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान पता चला है कि हत्या का आरोपी कृपाल मेवाड़ा था, जो सतीश की पत्नी पूजा से परिचित था। कृपाल ने सतीश को नर्मदा स्नान की बात कहकर बुलाया और शराब पिलाकर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) 238 BNS के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चौकसे ने मामले को सुलझाने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस अंधे कत्ल का खुलासा उनके पेशेवर और तत्पर प्रयासों का परिणाम है। भारतीय हॉकी टीम के प्रशंसकों का पेरिस ओलंपिक 2024 में मंगलवार को दिल टूट गया। भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत को टोक्यो ओलंपिक में भी सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि भारत के पास ब्रॉन्ज जीतने का मौका है। अब भारत और स्पेन के बीच ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा। वहीं जर्मनी की फाइनल में नीदरलैंड से भिड़ंत होगी। नीदरलैंड ने स्पेन को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई है। रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों के लिए दुखद खबर है। डीए के एरियर की आस लगाए बैठे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों को एक बार फिर निराशा झेलनी पड़ेगी। कोरोना काल के वक्त सरकारी कर्मचारियों का जो 18 महीने का डीए रोका गया था, उसका एरियर मिलने की उम्मीद को वित्त राज्य मंत्री ने खत्म कर दिया है।
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि 18 महीने का जो डीए रोका गया था उसका एरियर अब नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों की आस पर मंगलवार को उस वक्त पानी फिर गया जब वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल पर जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते डीए रोका गया था। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की भी संख्या शामिल है। विभिन्न संस्थाओं, अर्ध सरकारी, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से वे आक्रोशित हैं। केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को जून 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में जो 4% डीए मिलना था, सरकार ने उस समय कोविड काल का हवाला देते हुए इसे आर्थिक हालात ठीक होने पर देने की बात कही थी, लेकिन अब आर्थिक हालात ठीक होने के बाद भी देने से मना कर रहे हैं। सरकार के इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों में रोष है और वो इसे सड़कों पर लेकर जाएंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि सरकार एक बार कोरोना काल में भी कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर चुकी है, अब फिर वही कर रही है। इससे सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। बीते 18 महीने का डीए कर्मचारियों का हक है और इसके लिए एमपी से दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। यदि जरूरत पड़ी तो केंद्रीय कर्मचारी काम बंद हड़ताल करेंगे। द्वारका और मथुरा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में बृहद स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाने का निर्णय प्रदेश की मोहन सरकार ने लिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है तो एमपी में श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई और यहीं सुदामा के साथ सुदर्शन चक्रधारी बने। उन्होंने कहा कि एमपी का भी श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान है। इन स्थानों को अब सरकार रिलीजियस टूरिज्म के जरिए देश के नक्शे पर लाएगी। इसकी शुरुआत इसी कृष्ण जन्माष्टमी से होने जा रही है। एमपी में पहली बार मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार का आयोजन करेगी। ये पहली बार है कि एमपी में सरकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करवाने जा रही है। इसके लिए उज्जैन के संदीपनी आश्रम से लेकर धार के पास उस स्थान जहां श्री कृष्ण का रुक्मी से युद्ध हुआ, उन सभी जगहों पर जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो महत्व द्वारका का है, जो स्थान मथुरा का है, वही महत्व मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई। इसी प्रदेश के धार जिले में रुक्मी से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। यहीं पर परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया और मध्य प्रदेश ही सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती का स्थल नारायण है, जहां संस्कृति विभाग के सहयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजन किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोहराया कि एमपी में जगह जगह भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं। इन जगहों को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। एक और निर्णय हुआ है कि जहां जैसे द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही महत्व अपने मध्य प्रदेश का है। जहां जहां भगवान राम अपने वनगमन पथ के माध्यम से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार उनको तीर्थ बनाने जा रही है, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्ह चिन्हित है, ऐसे में भगवान राम का जैसे उज्जैन, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन है। इंदौर में जाना पाओ के पास भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था। सुदामा नामक धाम, जहाँ गरीबी का सबसे बड़ा उदाहरण, गरीबी और अमीरी की दोस्ती में भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वो अद्वितीय स्थान है, जो नारायणा धाम के नाम से जाना जाता है। जो धार के पास अमझेरा वो स्थान है जहाँ रुक्मी के नाम से युद्ध हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन के लेवल पे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जन्माष्टमी तक ये इस प्रकार का पूरा आयोजन बने, ताकि ये हमारे लिए कम से कम इस दृष्टि से कि जो हमारे अपने स्थान है, उन स्थानों को समाज के बीच में एक तरह से पुनर्जागरण का भी, और खास करके ये अपने उस भाव से जाने जो भगवान कृष्ण में आस्था रखने वाला समाज बड़े पैमाने पर इन स्थानों की महत्ता भी जाने और भगवान कृष्ण के तीर्थस्थल के रूप में इनको विकसित करें। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है।
ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जहां बीना के चौकी प्रभारी एएसआई पीयूष साहू को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीना चौकी प्रभारी एएसआई पीयूष साहू ने बीना के ही रामवाड़ बड़ी बजरिया में रहने वाले ईशान साहू से उसकी दुर्घटनाग्रस्त बस को छोड़ने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एएसआई के द्वारा रिश्वत मांगने के बाद ईशान ने लोकायुक्त से मामले की शिकायत की। लोकायुक्त ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर एएसआई पीयूष साहू को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसमें मंगलवार को रिश्वतखोर एएसआई फंस गया और उसे 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वतखोर एएसआई पीयूष साहू ने फरियादी ईशान साहू को रिश्वत के पैसे लेकर शहर की नटराज होटल में बुलाया था, जहां पहले से ही लोकायुक्त की टीम सादी वर्दी में मौजूद थी। फरियादी रिश्वत के 30,000 रुपये लेकर रिश्वतखोर एएसआई के पास पहुंचा और जैसे ही एएसआई पीयूष साहू ने नोट लेकर गिनने शुरू किए, तभी लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। चौकी प्रभारी नई बजरिया गया था, जो चौकी प्रभारी ने गाड़ी बस छोड़ने के एवज में 50,000 रुपये की डिमांड की है और इसके पूर्व भी उन्होंने कुछ पैसे दे चुके थे। तो इस बात पर आवेदक का पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मैंने उस आवेदक को तस्दीक किया। तस्दीक पर उन्होंने 30,000 रुपये लेने के लिए इच्छुक हो गए, राजी हो गए। ठीक है, 30,000 रुपये दे दो, मैं आपकी बस छोड़ दूंगा। उसके बाद आज 6 तारीख के पैसे लेने का उन्होंने वादा किया था। जो आज हमारी पूरी टीम तैयार होकर के आई और इनको जो है नटराज होटल बीना में 30,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए पकड़ा गया है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीसी को निर्देश दिए कि स्कूल जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का स्कूल में प्रवेश कराएं। कोई भी बच्चा अप्रवेशी ना रहे। उन्होंने बैठक में हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं के परिणामों की स्कूलवार विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि कोई भी शाला शिक्षक विहीन ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं के परिणामों में जिन स्कूलों की परीक्षा परिणाम 30% से कम रहे हैं, वहां पिछले वर्ष के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति ना दें। उन्होंने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के संबंध में निर्देश दिए और कहा, शिक्षक बच्चों के घर घर जाकर पता लगाएं कि वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं और उनके पालकों से चर्चा कर बच्चों को स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर सिंह ने इस दौरान निर्देश दिए कि जर्जर स्कूल भवनों में स्कूल संचालित ना करें, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें तथा नए भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजें। इंदौर के प्रजापत नगर कोचिंग से घर लौट रहे एक छात्र को कुछ नकाबपोशों ने सरेराह अपहरण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के समय छात्र कोचिंग से लौट रहा था, तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। उसमें से कुछ नकाबपोश उतरे और उसका मुंह दबाकर अंदर बैठा लिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद आरोपितों ने छात्र को छोड़ दिया। रहवासियों द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस हरकत में आई तो आरोपियों ने किडनैप छात्र को छोड़ दिया, लेकिन मामले के थाने में जाने के बाद पूरा मामला पलट गया। युवकों ने कहा कि वो तो मजाक कर रहे थे। पुलिस ने भी सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रजापत नगर की है। इसी क्षेत्र का निवासी मोहित कमल बछाने मोबाइल पर बात करते हुए कोचिंग क्लास से घर आ रहा था, तभी कार MP09 ZE 9176 से 5 युवक आए व उसे मुंह दबाकर कार में बैठा लिया। युवकों के मुंह पर रुमाल बंधा था। मोहित से मारपीट करते हुए विदुर नगर तरफ भाग गए। एक दुकानदार ने घटना के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को भेजे। पुलिस की नाकाबंदी को देखते ही आरोपितों ने मोहित को छोड़ दिया। इस बीच मोहित को थाने बुलाया गया। जानकारी लगते ही आरोपितों के स्वजन भी थाने पहुंच गए। आरोपितों ने कहा कि वो तो प्रैंक कर रहे थे। मामले को लेकर देर रात तक मशक्कत चलती रही, फिर पुलिस ने केस दर्ज किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरदा की बात के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारे हरदा के लिए एक बड़ा अद्भुतपूर्व मौका आया है।
हमारे हरदा का एक ऐसा छात्र जो आगामी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से इसको लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और AR ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आज हमने वो अवसर उपलब्ध कराया है कि वो कौन छात्र है जो प्रधानमंत्री से मिलने वाला है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री से, वो किस तरीके से हरदा की बात को वहाँ पे रखने वाला है। इन सारी चीज़ों को लेके आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है छात्र नमन राजपूत, जो इस समय हमारे स्टूडियो में है। और हम नमन के साथ आज विशेष चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका प्रधानमंत्री जी से मिलने का ये अवसर बना है और वो प्रधानमंत्री से किस तरीके से और क्या बातें करने वाले हैं। नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में और आपको बधाई सबसे पहले कि आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिल रहा है। प्रणाम, धन्यवाद। नमन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जो अवसर आपको मिला है ये किस तरीके से मिला, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं ग्राम दिपगांव, हरदा जिले के छोटे से ग्राम दिपगांव कला का छात्र हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा ग्राम में ही हुई है। मेरी शाला का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिपगांव कला है। मैं वहाँ पर अभी फिलहाल कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हूँ। विषय गणित है मेरा चयन प्रेरणा उत्सव के अंतर्गत हुआ है और मुझे वहाँ पर एक टॉपिक मिला था ऐसे था, जिसमें मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद मैं 7 दिन के टूर पर गुजरात गया था। गुजरात में हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से संबंधित कई घटनाओं का वर्णन किया गया तथा उनसे परिचित कराया गया। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो छात्र छात्राएँ वडनगर गुजरात गए थे उन्हें 15 अगस्त पर दिल्ली पर बुलाया गया है। अच्छा नमन, आपने बड़ी एक अच्छी बात बताई कि आपको एक अवसर मिला था, एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें आपने निबंध लिखा था। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो क्या निबंध था, वो किस सब्जेक्ट पे आपने वो निबंध लिखा था? हाँ, हमें वहाँ पर 10 से 12 सब्जेक्ट दिए गए थे, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शौर्य, साहस जैसे कई नैतिक मूल्य दिए गए थे। हमें वहाँ पर तत्काल समय पर उन टॉपिक को पढ़ना था तथा जो हमें अच्छा लगता था उसे चुनना था और उस विषय पर आधे घंटे के अंदर निबंध, कविता या भाषण जिसमें आपकी रुचि हो उसे बोलना था। आपने किस विषय पे निबंध लिखा था वहाँ पे? मैंने एशिया के अंतर्गत विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में एकता। अच्छा, ये जो आपका निबंध था तो ये जिले में सर्वश्रेष्ठ निबंध के रूप में चयनित हुआ था। और इसके बाद फिर क्या अगली प्रक्रिया क्या हुई थी? अगली प्रक्रिया में वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों से 3 जज आए थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में जो सिलेक्ट छात्र हुए थे उन्हें आगे प्रोसेस में भेजा गया। अच्छा, अभी मतलब जो आपने मुझे बताया उस आधार से मतलब ये है कि जिला स्तर पे ये प्रतियोगिता हुई थी प्रेरणा उत्सव के दरमियान। हाँ। और उसके अंतर्गत इस प्रतियोगिता में आपका निबंध जो है वो चयनित हुआ। उसके बाद फिर अधिकारियों के एक दल ने अलग अलग जो विजेता थे उनके साथ चर्चा की। हाँ। और चर्चा करने के बाद फिर आपका सिलेक्शन हुआ दिल्ली के लिए। तो आप आगामी 13 तारीख को शायद दिल्ली जाने वाले हैं। हाँ। 13, 14 और 15 आप 3 दिन मतलब दिल्ली में रहने वाले हैं और 15 अगस्त को आपका प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने का कार्यक्रम है। नमन, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी से आप मिलेंगे तो आपका प्रधानमंत्री जी अगर आप मिलते हैं और उनसे आप बात करते हैं और आपको कोई सवाल पूछने का अवसर अगर मिलता है तो आपके मन में वो क्या सवाल है जो आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मेरे लिए बहुत गर्व हर्ष की बात है कि मैं एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मैं आज राष्ट्र के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ। तो उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो अपने आप को कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, उनका निर्णय लेना का तरीका क्या है तथा अपने आप को शांत किस प्रकार रख पाते हैं, क्योंकि वह एक राजनीतिक नेता है तो उनके लिए अच्छी बुरी बातें सभी प्रकार से अच्छी होंगी, तो वो इन परिस्थितियों में निर्णय किस प्रकार से ले पाते हैं। और दूसरी बात ये मैं उनसे कहूँगा कि उन्हें हमारी शिक्षा नीति में कुछ बदलाव करना चाहिए। जो उच्च शिक्षा है उसे सस्ती कराना चाहिए, सुलभ कराना चाहिए। उनकी कई नीतियाँ चल रही है, PM श्री जैसी योजनाएं, CM राइस, तो जो स्कूलें कुछ ही जिलों में उपलब्ध है उन्हें ग्रामीण तक ही पहुँचाना चाहिए। क्यों ना हम हर स्कूल को PM श्री कर दें, क्यों ना हम हर स्कूल को वर्ल्ड क्लास कर दें, जिससे सभी छोटे तबकों या छोटे वर्ग के बच्चों को भी उच्च शिक्षा का लाभ मिले और कम खर्च में मिले। बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न प्रधानमंत्री जी के लिए तैयार किया है। नमन, हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलें और आपको अवसर मिले
और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, शिक्षा नीति, खासकर एक सस्ती और सुलभ शिक्षा को लेके जो आपने एक प्रश्न किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। नमन, थोड़ा सा अपने विषय में बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी सारी शिक्षा कहाँ पे हुई है, क्या दीपगांव में पढ़ाई के अवसर आपको मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो क्या दीपगांव कला जो आपका गांव है कि वहाँ शिक्षा का स्तर किस तरीके से है, वहाँ पे स्कूलों में सुविधाएं किस तरीके की हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो भी बताएं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तथा मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार में कुल मिलाकर 12 जन रहते हैं, जिसमें मेरे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन सम्मिलित हैं। मेरे स्कूल में ज़्यादा कुछ सुविधाओं मतलब अच्छी सुविधा नहीं है, पर वहाँ पर सुविधाओं का कुछ अभाव भी है। हम वहाँ पर 4 कमरे या 6 कमरे होंगे कुल मिलाकर, तो हम एक ही क्लास में 2-2 क्लास लगाते हैं। कला संकाय भी वहीं पर, मैथ भी वहीं पर, और जो विषय अलग अलग क्लास में पढ़ाना चाहिए हम एक ही क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब परिस्थितियाँ मतलब आपके हिसाब से जो आपने बताई है वो थोड़ी सी विपरीत हैं, और इन्हीं चीज़ों के जो अभाव आपने देखा है अपने स्कूल में, और शायद संभवतः यही एक वो कारण है जिसके कारण आप ये प्रश्न जो आपके मन में आया है, सस्ती, सुलभ और एक अच्छी शिक्षा के लिए आप प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। नमन, मुझे आपसे आपसे चर्चा करने के बाद काफ़ी एक उत्साह मतलब एक उत्सुकता है इस बात को लेके कि आप भविष्य में किस क्षेत्र में काम करना चाहते हो, आप कौन से ऐसे विषय हैं जिनको आप आगे भविष्य में जो अपनाना चाहोगे पढ़ाई करने के बाद? मैं सर्वप्रथम हमारे जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका जो विकसित भारत का जो विराट लक्ष्य है उसमें अपना पूर्ण रूप से योगदान दूंगा, तथा इस योगदान के अंतर्गत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और स्पेस की जो रेस चल रही है अभी सभी राष्ट्रों में, उस क्षेत्र में अपना योगदान दूंगा और वे भारत को स्पेस तक पहुंचाऊंगा और उसकी ऊंचाइयों को छुआऊंगा। ये बड़ा अच्छा आपका विज़न है और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप भविष्य में अपनी सारी सपनों को पूरा करें। आप आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे नमन राजपूत जो आगामी 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली में मिलने वाले हैं, और हमारी और पूरे हरदा की ओर से आपको शुभकामनाएं। आप जाएं, हरदा की बात को वहां पे अपने पुरजोर तरीके से और एक अच्छे माध्यम से रखें, ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।